हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों पिछली वाली क्लास में हमने आपको सिखाया हुआ था कि अन्योन प्रेरण क्या है और साथ ही साथ अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक, परिभाषा, सूत्र, इस सब के बारे में आपने बहुत डिटेल से बहुत ही अच्छे से सीख लिए हुए हैं। तो आज की क्लास में उसी से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं कि दो कुंडलियां हैं, समतल कुंडलियां हैं, उनका हम लोग अन्योन प्रेरकत्व कैसे निकालते हैं, या फिर दो धारावाही परिनालिका हो उसका अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको हमने जब स्वप्रेरण बता रहे थे तो स्वप्रेरण गुणांक बताने के बाद हमने आपको कोई समतल कुंडली है उसका स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं, कोई धारावाही परिनालिका हो उसका स्वप्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं। अगर वो क्लास आपने देखा हुआ है तो आपको ये क्लास एकदम आसानी से समझ में आने वाली है। कोई भी दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ एकदम नहीं होने वाला है, ठीक ना। बहुत ईजी, एकदम उसी के जैसा, बस केवल थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होने वाला है। वो चेंजिंग आपको देखेंगे तो आपको खुद वैसे आप जो बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक ना। बिना देर के हुए हम लोग समझते हैं कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन प्रेरक गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व हम लोग कैसे निकालते हैं ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, दो समतल वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। देखो ये हमारी है पहली समतल वृत्ताकार कुंडली और ये हमारी हो गई प्यारी सी दूसरी समतल वृत्ताकार कुंडली, है ना। ये दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां रखी गई हैं। मान लेते इस वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, भाई सेल से जुड़ी होगी कहीं, ठीक ना। सेल से जुड़ी होगी तभी धारा प्रवाहित हो रही है, और जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली दूसरी वाली जो कुंडली है उस वाले भाई अन्योन प्रेरकत्व कब होता है, अन्योन प्रेरण कब होता है, जब एक में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरे वाले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। अगर इस वाले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल या इसी में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो स्वप्रेरण होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना हमको, अन्योन प्रेरण। एक और कुंडली लेनी पड़ेगी, इसीलिए दूसरी कुंडली है ये। तो इस वाले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से इस वाले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, φ2 है। परिवर्तन क्या है, φ2 है। और मान लेते इस वाली कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n2 है। और आपको अच्छे से पता है कि कोई अगर इस वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन हमें क्या निकालना है, अन्योन प्रेरण गुणांक यम निकालना है। और यम का फॉर्मूला भी हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, n2 φ2 अपान I1। तो हमें क्या निकालना है, n2 φ2 अपान I1 चाहिए। क्या चाहिए हमको, n2 φ2 अपान I1, उसी को कहते हैं यम। और यम का फॉर्मूला n2 φ2 अपान I1। अब हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कोई भी कुंडली है उस कुंडली मतलब इस वाले कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र इस वाले कुंडली में उत्पन्न होगा ना। तो यहाँ पे हमें जो है कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पहले हमको उसको निकालना है। वही ये सबको पता है कि कोई भी समतल कुंडली हो, समतल कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, B बराबर μ0/2 Ni/r। ये फॉर्मूला होता है ना। चलो देखो जरा, तो हम लोग कह सकते हैं B, तो हमारा B बराबर जो हो जाएगा, B मतलब बोले तो दोनों कुंडलियों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है ना, या किसी भी कुंडली, इस वाले कुंडली धारा प्रवाहित हो रहा है, इस वाले कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। B बराबर μ0/2 Ni/r, ये होता है ना, Ni/r। अच्छा मान लेते हैं दोनों कुंडलियों की जो त्रिज्या है वह क्या है, एक की R1 है और एक की क्या है R2 है, ठीक है। R1 R2 त्रिज्या हो गई, ठीक। तो हमको क्या मिल गया, B बराबर μ0/2 Ni/r। ये क्या है कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको मैं B1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ मुझको क्या लिख देना पड़ेगा, I1, ठीक। तो ये क्या होगा, पहली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक ना। तो
अब ये चुंबकीय फ्लक्स किसमें होगा, इस वाली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्रफल होगा, इससे क्या लिख लेंगे चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा जब इससे होकर गुजरेंगी तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किस वाले कुंडली पर, दूसरी वाली कुंडली पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे φ2। φ2 बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या होता है BA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B1A2। B1A2 मेरे भाई इस वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है ना, बताइए समझ में आ रही ना। इस वाले में चुंबकीय क्षेत्रफल हुआ, इस वाले चुंबकीय क्षेत्र से इसमें चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है, ठीक ना। B1A2 तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 जगह पे μ0/2 Ni1/r1 कह सकता हूँ, R1 इंटू एक जगह पे क्या हो जाएगा πr2 स्क्वायर, एक जगह पे πr2 स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें क्या मिल गया, φ2 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, यम चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, यम चाहिए। तो हम क्या मान लें, यदि दोनों कुंडलियों के बीच का, यदि दोनों कुंडलियों के बीच का क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल यम हो, तब फॉर्मूला वही लग जाएगा ना। तो यम बराबर क्या हो जाएगा N2 अगर हम लोग धारा इसमें प्रवाहित करते तो यहाँ पे क्या लिखते I2 लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखते N1 लिख देते ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा हमारा, यम बराबर N2/I1 को डिस्टर्ब मत करो, एकदम वैसे रहने दो जैसे हैं, ठीक है। हमें करना क्या, यहाँ पे ला करके φ2 का केवल मनवा रख देना है। φ2 का मनवा क्या है μ0/2 Ni1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे N1 हम लिख सकते हैं ना, ये N1 लिख दे भाई, ठीक है। N1I1/R1 गुणे क्या हो जाएगा πr2 स्क्वायर। अब देखो कुछ लोग कुर्बानी यहाँ पे देने के लिए तैयार होंगे, ठीक ना। दुश्मनी चल रही है तो भाई दुश्मनी में तो क्या होता है, बर्बादी होती है। चलो अब बचा क्या हमारा यहाँ पे यम बराबर क्या बचा μ0/2, पहले लिखते हैं μ0/2, ठीक, वेरी गुड, μ0/2 N1N2, ठीक है। और क्या लेते हैं पाई, ठीक है, πr2 स्क्वायर बटा R1, πr2 स्क्वायर बटा R1। ये हमारा क्या आ गया कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये चीज फार्मूला को रटना थोड़ी है, ठीक ना। फार्मूला कैसे निकाला गया है आपको ये समझना है, बस फार्मूला सिंपल है। बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे जो रखने वाली चीज है कि आपको ये रखने वाली चीज है कि ये हमारी हो गई पहली कुंडली और ये हमारी हो गई दूसरी कुंडली। जब अगर हम पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो पहली कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्रफल होगा ना। अब अगर इस वाले कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्रफल होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्रफल तो चुंबक बन जाएगा ये। अब इस चुंबक से क्या निकलेगी, चुंबकीय बल रेखा। जब चुंबकीय बल रेखा निकलेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें होगा, दूसरे में होगा। तो वही यहाँ पे B1 लिखा गया है, B1। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे φ2 कैसे हो गया ना, कि φ2 बराबर क्या होता है BA होता है। तो B किस पे उत्पन्न हुआ है, 1 पे उत्पन्न हुआ है। और एरिया कौन सा लिया जाएगा, A2 लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि A2 वाले में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। ये आपका रहा कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं ना। चलो इतना नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देख लेंगे दो लंबी धारावाही परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दें, एकदम इसी के जैसा हमको करना है ना। इसका क्या करना है कि दो लंबी धारावाही परिनालिका का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दो, ये देखो इसको मैं मिटाऊं, दो ये या बस इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी, दो लंबी धारावाही परिनालिका के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक ना। दो लंबी धारावाही परिनालिका के बीच क्या, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमको निकालना है। अब देखो हम लोग दो परिनालिका है ना,
दो परिनालिका है। अब यहाँ पे मैं परिनालिका बना भी सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, तब भी चलेगा ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो परिनालिका है। चलो भाई बना ही दे रहा हूँ तुम लोग की खुशी के लिए। समझो ये हमारा हो गया कि पहली परिनालिका, ठीक ना, ये हमारी हो गई पहली परिनालिका और ये हमारी होगी समझो कि दूसरी परिनालिका, ठीक ना, ये हमारी होगी दूसरी परिनालिका। जब इस वाली परिनालिका में प्रवाहित धारा प्रवाहित करेंगे, समझो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। जब इस वाली परिनालिका में धारा प्रवाहित होगा तो इस वाली परिनालिका के केंद्र पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबक हो गया, तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जाहिर सी बात है। अब अगर इस वाली जो परिनालिका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इससे क्या निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। अब चुंबकीय बल रेखाएं किस में जाएंगी, दूसरी वाली परिनालिका में जाएंगी। तो दूसरी वाली परिनालिका पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब वहां से हम लोग इस चीज को कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि पहली परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और वही चीज वहां पे शब्द में नहीं लिखे थे ना, चलो कोई बात नहीं है, शब्द बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन B1 तो लिखा गया था ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखूं मैं, पहली परिनालिका के केंद्र पर, पहली परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला, कि परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। और इससे पहले भी जो आया था क्या, कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0/2 NI/R। तो वो चीज जैसे याद था वैसे यहाँ पर आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर ये परिनालिका है, इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कौन सी परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, पहली परिनालिका पर। क्यों पहली परिनालिका पर उत्पन्न हुआ, क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन हम लोग पहली परिनालिका में कर रहे हैं। अगर धारा के मान में परिवर्तन हम लोग दूसरी परिनालिका में करते तो चुंबकीय क्षेत्र दूसरी परिनालिका में उत्पन्न होता। बात समझ में आ रही है। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0 कैपिटल N1/L1, ठीक है, μ0 NI1, ठीक। ये फॉर्मूला होता है भाई, देखो कौन सा फॉर्मूला होता है, B बराबर होता है μ0 NI। B बराबर μ0, इस छोटका n की जगह पे हम लोग लिखते हैं बड़का n बटा n इंटू आई अपनी जगह पे। छोटका n की जगह पे जो छोटका n है ही वाला, इसकी जगह पे कैपिटल N बटा L हो जाता है। समझ में आई नहीं बतिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि पहली परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया तो चुंबकीय क्षेत्र से हम लोग क्या निकालेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र जो हुआ है इससे निकलेंगे चुंबकीय बल रेखा, और चुंबकीय बल रेखा कहाँ पे जाएंगी, दूसरी वाली परिनालिका पर। तो दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक ना, क्या लिखते, यही सब नहीं लिखे थे ना, चलो भाई कोई बात नहीं। दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब दूसरी परिनालिका है जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1A2। φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1A2। B1 का मान निकाले, या गजब, B1 का मान तो निकला भाई हमारा। तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 जगह पे क्या लिख दिए हम लोग, μ0 कैपिटल N1/L1 I1 A1 A2 जगह पे A2 रहने देते ना। काहे कि जो परिनालिका हमने लिया है उस परिनालिका की लंबाई चौड़ाई हमको नहीं पता है, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई पता होती तो हम लोग लंबाई चौड़ाई का गुणा करते, ठीक ना। लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं है तो क्या गुणा करें, कुछ नहीं। तो ये हमको क्या मिल गया, फाइव मिल गया, बोले तो चुंबकीय फ्लक्स मिल गया। अब हमको पता है कि अगर हमें प्रेरण निकालना है, कौन सा प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण निकालना है। यदि दोनों परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M हो, एक लाइन लिख देना, यदि दोनों परिनालिकाओं के बीच, यदि दोनों परिनालिकाओं के बीच क्या भाई, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M हो, ठीक ना। अगर दोनों परिनालिकाओं के बीच में जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M हो तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला बताया, N2/2/I1, जहाँ पे N2 क्या है, दूसरी परिनालिका में फेरों की संख्या,
φ2 क्या है, दूसरी परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, I1 क्या है, पहली परिनालिका में धारा के मान में परिवर्तन। ठीक ना। अब हमको बताओ भाई यहाँ पे किसका मान पता है, φ2 का मान पता है, बस φ2 का मान यहाँ पे रखें, उसके बाद अपने आप जो व्यंजक निकालना चाहते हैं वो व्यंजक अपने आप निकल आएगा। ठीक है, देखो कैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यम बराबर N2 अपान I1 को कुछ करवे मत करो, जैसे पढ़ा है वैसे रहने दो। ठीक ना, ये देखो N2 अपान I1 अपनी जगह पे हम किस में परिवर्तन कर दे रहे हैं, φ2 जगह परिवर्तन करना नहीं है, φ2 का मनवा ला के पे केवल ला देना है। देखो μ0 कैपिटल N1 अपान L1, आगे क्या है I1 A2। बस हमने क्या किया कि φ2 का मनवा ला के यहाँ पे रख दिया। बस इसमें देखो अगर कोई जा रहा है, कोई जाएगा जरूर। ठीक ना, ये देखो यहाँ I1 बेचारा I1 हमेशा कट रहा है ना, पता नहीं क्या हुआ इसको। यम बराबर अब क्या बचेगा हमारा μ0 N1 N2 अपान L1, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया कि दो परिनालिका अगर है, दोनों परिनालिकाओं के बीच में अन्योन प्रेरक गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व तो कितना आएगा, ये हुआ इसका फार्मूला। तो आज की क्लास में हमने क्या सीख लिया कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं, उनके बीच में अन्योन प्रेरक गुणांक कैसे निकालते हैं, दो लंबी धारावाहिक परिनालिका है तो उनके बीच में हम लोग अन्योन प्रेरक गुणांक का मान कैसे निकालते हैं। तो अब जो ये चैप्टर है आपका, इसमें केवल एक टॉपिक और बचती है, वह टॉपिक बचती है भ्रमण धारा, जो आपके एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भ्रमण धारा क्या होती है, भ्रमण धारा से आप क्या समझते हैं, उसका यूज कहाँ पे है। ठीक ना, भ्रमण धारा का यूज कहाँ पर है वो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये भ्रमण धारा का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम बताएंगे पूरी न्यूमेरिकल को बताने के बाद, और न्यूमेरिकल की कम से कम आपको 3 से 4 क्लास मिलने वाली है। ठीक ना, न्यूमेरिकल की कम से कम 3 से 4 क्लास आपको मिलेगी, और उस 3 से 4 क्लास में आप न्यूमेरिकल को इतना अच्छे से सीख लोगे कि उसके बाद आप खुद अगर चाहोगे तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे धाराशायी कर दोगे। ठीक ना, बस आपको ज़रूरत है कि जो 3-4 वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल बताए जाएं उन न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से ईमानदारी के साथ लगाएं और उसको एक जगह पे रखें, ताकि आप बार बार रिवीजन करना हो तो वहाँ से हम लोग उसको रिवीजन कर सकें। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो मैं जैसा बता रहा हूँ, जैसा मेथड बता रहा हूँ, उसका आप लोग अप्लाई करते हुए ऐसे काम करेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।